मुक्तेश्वर तो आपने नाम सुना होगा, है ना? लेकिन मुक्तेसर शायद आप नहीं जानते होंगे। तो ये कहानी है मुक्तेसर की। कंफ्यूज मत होइए, मुक्तेश्वरी ही है। सबसे पहले तो आप सब लोगों का स्वागत है उत्तरांचल डायरीज में। और दोस्तों, मैंने अपनी सीरीज़ ख़त्म करी थी द टेम्पल टाइगर, और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक नरभक्षी बाघ जो मुक्तेश्वर में बहुत एक्टिव था। मुक्तेश्वर को आप लोग जानते हैं कि एक टूरिस्ट प्लेस है जो बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ से हिमालय का एक 360 डिग्री का पूरा व्यू दिखाई पड़ता है, इस एंड से लेकर के इस एंड तक का। और काफ़ी नज़दीक में वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक नंदा देवी सामने दिखाई पड़ती है, त्रिशूल, पंचाचूली और भी बहुत सारी। लेकिन 1915-20, 1905 से लेके 1920 सन, उस टाइम में मुक्तेसर बोलते थे, क्योंकि अंग्रेज मुक्तेश्वर नहीं बोल पाते थे। और जो उस टाइम का जो मुक्तेश्वर था, आज तो टूरिस्ट प्लेस है, तब फेमस था महादेव के लिए, शिव का मंदिर मुक्तेश्वर महादेव। आज भी मंदिर विद्यमान है। और उसी के नीचे, मंदिर के नीचे एक छोटी सी बाजार हुआ करती थी और एक पोस्ट ऑफिस उस पर था। साथ ही मुक्तेश्वर में पशु वैधशाला है। वैधशाला नहीं, ये जहाँ पे वैक्सीन बनते हैं पशुओं के, अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च लेबोरेटरी, अनुसंधान केंद्र है, अनुसंधान होता है और वैक्सीन बनते हैं। यहाँ पे एक बाघ आदमखोर हो गया। आदमखोर कैसे हुआ, पहले मैं थोड़ा सा इस पे डिस्कस करते हैं, ये बताता हूँ आपको। वो जो बाघ था, वो बाघ या बाघिन, वो बाघिन थी लेकिन क्लियर नहीं था पहले। तो वो बाघिन बड़े शांत से जंगल में अपने शान से रहती थी और घुरड़, काकड़, जंगली सुअर, इन सबको मार के अपना पेट भर लिया करती थी। एक बार गलती से उसका जो है पाला पड़ गया शाही से। शाही जानते हैं ना आप लोग, कांटेदार, ऑक्टोपाइन बोलते हैं उसको। तो वो कांटे फेंक के मार देती है और बड़े खतरनाक होते हैं उसके कांटे। उसके कांटे ऐसे होते हैं जो पीछे को निकले होते हैं, जैसे तीर की तरह जाते हैं और सारे कांटे पीछे को होते हैं। उसमें एक दो, तीर में दो कांटे होते हैं, लेकिन उसके कांटे में अनगिनत होते हैं जो पीछे तक होते हैं। तो जब अंदर घुस जाते हैं तो जाते टाइम तो इजीली चले जाते हैं, निकलते टाइम वो सब नोचते हुए निकलते हैं, तो बड़ा तकलीफ वाला वो होता है। और किसी शेर, बाघ या बाघिन, तेंदुआ या किसी जानवर को, किसी को लग जाए कांटे, तो ये बड़े उसके लिए जानलेवा होते हैं, तकलीफ देते हैं, निकलते नहीं हैं, निकलते हैं तो चीर फाड़ कर देते हैं। वो उसके लग गए थे। उसके वजह से उसकी एक आँख भी चली गई थी, एक आँख चली गई थी, उसके एक हाथ में, पाँव में मतलब घुस गया था। कुल मिला के 50 से 55 कांटे उसके शरीर में थे। वो एक जगह पे, अपना जंगल में एक जगह पे बैठी हुई थी। एक औरत घास काटते हुए जा रही थी और घास काट रही थी और एक हाथ में मुट्ठी बना रही थी, एक हाथ से काट रही थी। वो बाघिन ने देख तो लिया, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि बाघिन मैन ईटर नहीं थी और उसे ये पता भी नहीं था कि शायद ये खाने लायक जीव है। तो वो अपना शांति से बैठी हुई थी। लेकिन ये औरत गलती से उसके एकदम नज़दीक चली गई। जैसी नज़दीक गई, उस बाघिन ने बिजली की तेज़ी से एक पंजा इसके सर पे मारा, जिससे इसका सर फट गया और भेजा बाहर निकल गया। तो जब इसकी औरत की बॉडी मिली तो उसके एक हाथ में वो हंसिया, दातुली, घास काटने के लिए बोलते हैं ना, हंसिया या हंसिया या दातुली, जो भी आप समझें, और दूसरे हाथ में घास, दोनों उसके हाथों में थे। यानी कि इतनी फुर्ती से काम हुआ था कि माइंड मैसेज नहीं भेज पाया आगे, बाहर हो गया कि इसको छोड़ या वो कर या कुछ कर, इतना टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद में वो बाघिन जो है भागते हुए चले गई, करीब 1-1.5 किलोमीटर आगे चली, मील। मैं गलती से किलोमीटर बोल जाऊँ तो आप मील समझ जाइएगा, क्योंकि बुक में पूरा मील लिखा हुआ है। तो 1-1.5 मील जो है वो भागती हुई चले गई और वहाँ पे एक पेड़ गिरा हुआ था, उसकी जो खो थी
उसमें उसने अपना ठिकाना बना लिया, वो छिपने को अच्छी जगह मिल गई। अब वो वहीं बैठ के अपने घावों को साफ किया करती थी, भूखी थी, परेशान थी। तो एक गांव का एक आदमी जो है लकड़ी काटने के लिए जंगल गया हुआ था। उसने अपना वहीं पे कोट टांगा और उस जहाँ पे वो बाघिन छिपी हुई थी वहीं पे जाके लकड़ी काटने की कुछ करने लगा। तो इतने में बाघिन ने उस पर अटैक कर दिया और उसके पीठ से उसको मारा जोर से, पंजा पंजे मारे होंगे उसके पीठ पे, नोच दिया और वो मरा और वो पेड़ के ऊपर लटक गया। यानी कि पेड़ जो गिरा पेड़ है उसमें आधा उधर और आधा इधर। उसका जो खून गिर रहा था, वो बाघिन ने देखा खून गिर रहा है, तब उसने खून को देखा तो उसने को लगा ये कुछ खाने लायक हो सकता है। उसने उसकी पीठ से थोड़ा सा मांस खाया, उसे अच्छा लगा तो उससे थोड़ा और खा लिया। यहाँ से वो जो है मैन ईटर हो गई। अब उसके समझ में आ गया कि सबसे आसान जो शिकार है वो यही है। फिर उसने जो दो तो अनजाने में मार दिए थे, उसे पता नहीं था, लेकिन उसके बाद जो उसे शिकार किए वो जानबूझ के किए है, पेट भरने के लिए। अच्छा, जब आदमखोर हो गई, रोज इंसानों को मारने लगी, तो वहाँ पे बड़ी दहशत का माहौल हो गया, लोग घर से निकलने बंद हो गए। तो जो अनुसंधानशाला थी उसका जो काम चलता था उसके काम में भी रुकावट आ गई। तो उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट जो ये ऑफिसर्स हेडक्वार्टर, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर नैनीताल था, वहाँ खबर भेजी कि यहाँ पे एक बाघिन है जो आदमखोर हो गई है, जिम कॉर्बेट साहब को भेजी और इसको ख़त्म करवाइए। जिम कॉर्बेट साहब उस टाइम जो है बहुत ज़्यादा नरभक्षियों को मारने के एक्सपीरियंस होल्डर नहीं थे, लेकिन चंपावत मैन ईटर को इन्होंने मार दिया था तो इनका नाम हो गया था। उस टाइम में कुमाऊं में 3 मैन ईटर बहुत जोर शोर में थे, एक चंपावत, एक मुक्तेश्वर और तीसरी पनार। तो पनार का जो मैन ईटर था सबसे खतरनाक था चंपावत के बाद। इसने करीब 400 के करीब आदमियों को शिकार कर लिया था। जिम कॉर्बेट उसी को मारने के लिए जा रहे थे जब टेम्पल टाइगर वाली स्टोरी मैंने आपको सुनाई थी। लेकिन मुक्तेश्वर जो है नैनीताल से करीब 35-40 किलोमीटर की दूरी पे है, और वो बाघ की खबरें जो है आए दिन जो है न्यूज़पेपर में आ रही थी। तो पहले उसको मारने के लिए जिम कॉर्बेट साहब को ये एक आदेश प्राप्त हुआ कि उस बाघिन का आप शिकार करिए मुक्तेश्वर वाली का पहले। तो जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी तैयारी करी, अपने साथ अपने जो 3 आदमी और थे उनको लिया और अगले दिन सुबह नैनीताल से मुक्तेश्वर के लिए निकल गए। शाम को ये रामगढ़ पहुँचे और इन्होंने वहीं रामगढ़ का जो गेस्ट हाउस था वहाँ पे नाइट स्टे का कार्यक्रम बनाया। वहाँ पे रुके, खाना वाना खाया। तो वहाँ का जो खानसामा था, जो केयर टेकर था, वही खानसामा था, वही बर्तन वर्तन भी धोता था, वही सब था वहाँ पे। तो उससे अच्छी खासी जान पहचान हो गई, दोस्ती लग गई। तो उसने जिम कॉर्बेट साहब को बताया, साहब आप जा तो रहे हैं उसको मारने के लिए, लेकिन मुक्तेश्वर से 2 मील पहले से आप बिल्कुल अलर्ट हो जाइएगा, क्योंकि वो एरिया बहुत डेंस है और सबसे ज़्यादा जो उसने अटैक किए हैं इसी एरिया में किए हुए हैं। जिम कॉर्बेट साहब समझ गए स्थिति को और अगले दिन सुबह 4 बजे उठे और निकल गए। इनके आदमी इनका सामान वामान पैक कर रहे थे, तब तक आइए अपना निकल गए। तो ये निकले और उस 2 मील के पास जब पहुँचे तो एकदम अलर्ट होकर के थोड़ा और आगे बढ़े। तो आगे जा कर के इनको ये उस तिराहे में पहुँच गए जहाँ से एक रास्ता नैनीताल से आता है, एक अल्मोड़ा को जाता है और एक मुक्तेश्वर के लिए निकल जाता है। वहाँ पे से ये सब दुकानें, जो मुक्तेश्वरी है वो एरिया ऑलमोस्ट, अब तो आप जो अब गए होंगे तो अब तो आपने देखा होगा किस तरह का हो गया है, पूरा कंक्रीट ही कंक्रीट है चारों तरफ। पहले तो बगीचे ही बगीचे हुआ करते थे, बगीचे, जंगल, बांस के पेड़, चीड़ के पेड़, देवदार के पेड़, आड़ू, सेब, प्लम, खुमानी, नारंगी, नाशपाती, यही सब होता था। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे एक जहाँ पे पोस्ट ऑफिस है उसके सामने लगी हुई एक दुकान खुल गई थी। तो उसने जब दुकानदार ने देखा एक अंग्रेज अफसर आया हुआ है जो हैट वैट लगाए हुए है बिल्कुल और गेस्ट हाउस के बारे में पूछ रहा है, तो उसने एक दिशा बता दी कि साहब आप इस दिशा में चले जाइए, ऐसे आगे जा कर के गेस्ट हाउस पड़ेगा। मुक्तेश्वर में 2 गेस्ट हाउस थे। एक तो था रिजर्व गेस्ट हाउस जो सिर्फ अफसर्स के लिए था, जो ब्रिटिश अफसर्स थे उनके लिए था, और एक कॉमन था कि उसमें कोई भी जाके रह सकता था। तो ये जब वहाँ पे पहुँचे तो जो वहाँ का जो कुक था उसने बताया कि साहब ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव है और आपकी यहाँ बुकिंग नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपके लिए, आप इतनी दूर से आए हैं, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार करता हूँ।
तो इनको थोड़ा गुस्सा भी आया कि ऐसा क्यों है, ये लाल फीता शाही का ये क्या तमाशा है, ये गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ये बैठ गए वहीं पे बरामदे में गेस्ट हाउस के, और इनकी नज़र पड़ी सामने तो करीब 10-12 आदमियों की एक पलटन, जिसके पीछे एक सार्जेंट एक यूनिफॉर्म में, और सबके पास गन लेके जा रहे हैं। तो इन्होंने सार्जेंट को बुलाया और उससे पूछा, भाई आप लोग कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं? तो उससे बताया कि देखिए, जो यहाँ पे अनुसंधान केंद्र है, पशु अनुसंधान केंद्र है, हम यहाँ के सिक्योरिटी हैं, और अभी हम ये शूटिंग प्रैक्टिस के लिए शूटिंग रेंज में जा रहे हैं। तो जिम कॉर्बेट ने बताया कि मैं आया हूँ, मेरा नाम जिम कॉर्बेट है। तो वो बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे पता चल गया था टेलीग्राम के थ्रू कि जिम कॉर्बेट जो है आने वाले हैं इस बाग का शिकार करने के लिए। तो उसने कहा, हाँ साहब, किसी तरह से इससे छुटकारा दिलाइए। लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है। दिन तो छोड़िए, रात तो छोड़िए, दिन में भी आदमी कतरा रहा है घर से निकलने में। ये बहुत ख़तरनाक हो चुकी है। इन्होंने नाश्ता वाश्ता किया, और उसके बाद में ये जो कुक थे उसको बोले कि भाई ऐसा है, मेरे आदमी आएंगे तो उनसे बता देना कि मैं बाघ की टोह लेने के लिए जा रहा हूँ, और मेरे को आने में बहुत देर भी हो सकती है। तो ये वापस उस जगह पे गए जहाँ पे पोस्ट ऑफिस था, और वहाँ से इन्होंने अपनी मदर को टेलीग्राम किया कि मैं मुक्तेश्वर पहुँच गया हूँ। और उसके बाद उसी के सामने ही एक मैदान सा था हरा, ये वहाँ पे जाके खड़े हो गए और मुक्तेश्वर की ब्यूटी को देखने लगे। मैंने आपको बताया, अब तो कंक्रीट हो गया, पहले बड़ा अच्छा जंगल हुआ करता था, और मुक्तेश्वर इनके लिए नई जगह थी। और सब देख रहे थे, इधर रामगढ़ से लेकर के सारा व्यू देख रहे थे। इस तरफ 1-1.5 किलोमीटर नीचे एक सेब का बगीचा था जो बद्री शाह जी का था। बद्री शाह जी का लड़का नैनीताल इनके पास एक बार पहले गया था कि साहब ये मैन ईटर से मुक्ति दिला दो, लेकिन उस टाइम इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने बोला था कि आपके जो वहाँ के लोकल हंटर्स हैं, जो शिकारी हैं, उनको करने दो, भाई मैं ऐसे कैसे आ सकता हूँ किसी के बीच में। ये नहीं गए थे, लेकिन इस बार तो इनके पास ऑफिशियल लेटर था, ये बिल्कुल हक से आए थे मारने के लिए। तो इन्होंने, इतने में वो पोस्ट मास्टर साहब भी आ गए। तो उन्होंने देखा कि पोस्ट एक तार किया गया है, इन्होंने उससे नीचे नाम पढ़ा जिम कॉर्बेट। तो समझ गया कि, क्योंकि एक दिन पहले तार आ गया था इनके आने का, तो समझ गया कि कॉर्बेट साहब आ गए। तो उसने आसपास के दुकानदारों को बताया, अरे वो कारपेट साहब हैं जो बाघ को मारने के लिए आए हैं। तो आसपास के दुकानदार और ये सब उसमें उनके कॉर्बेट साहब के पास चले गए और गपशप करने लगे। तो बताया वो बद्री शाह जी का जो बगीचा है, उसी के नीचे भी लेटेस्ट आदमी को जो मारा है रिसेंटली, वो उसी बगीचे के नीचे मार रखा है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब बद्री शाह से भी मुलाकात हो जाएगी, और उन लोगों को आश्वस्त करके कि भाई मैं इसको मारूंगा और मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए होगा। ये सब बातें करके ये थोड़ा सा घूमने के लिए निकले, ये धारी की तरफ को निकले। और इन्होंने सोचा कि यार जब तक अभी तो बहुत टाइम है, 2-3-4 गांव घूम लेता हूँ, जितनी ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी, कलेक्ट हो जाएगी, उतना मेरे को निष्कर्ष निकालने में आसानी रहेगी। बाघ के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। तो ये 2-4-6 किलोमीटर टहले, इधर उधर गांव में 2-3 गांव में गए, और उसके बाद में लौट के आए और धारी वाली रोड में ही एक पिरामिड पर बैठ गए। फिर उठ के चले तो ये अपने पाँव को देखते हुए जा रहे थे। जब जाते टाइम इनके पाँव के निशान जो थे उनको देखते हुए जा रहे थे कि कहीं किसी बाघ के उसके ऊपर पाँव हैं, निशान कोई है कि नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं दिखा। कुछ दूर जाकर के एक बच्ची दिखाई पड़ी इनको, करीब 7-8 साल की बच्ची, जो एक बैल को खींच रही थी बहुत ताकत लगा के। तो इन्होंने उसको देखा, और क्योंकि मवेशियों के साथ रहने की इनको आदत थी जिम कॉर्बेट साहब को, तो इन्होंने बैल के पीछे से जो एक लैंग्वेज जो होती है उससे चल 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 इस तरह से जो एक होती है किया, तो बैल चलने लगा। और लड़की भी चल रही है, लड़की आगे आगे बैल को पकड़ के, और पीछे पीछे ये इसको चल रहे हैं। अब इन्हें थोड़ा मस्ती सूझी, इन्होंने कहा चलो रास्ते में इस बच्ची से थोड़ा मस्ती करती चलें, बात करते चलें। बोले ये चोरी वोरी का बैल तो नहीं है? तो बोले नहीं नहीं, चोरी का नहीं है। तो उन्होंने पूछा अच्छा तो किसका है ये? बोले ये मेरे बाबू का है। मतलब बाबू मतलब मेरे फादर का है, मेरे पिताजी का है। बोले अच्छा अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारे पिताजी? बोले उनको जो है भाबरी बुखार हो रहा है। भाबरी बुखार दोस्तों मलेरिया को कहा जाता था। बोले अच्छा, तो तुम्हारा कोई भाई भाई नहीं है क्या? कि नहीं भाई था मेरा, वो मर गया है, बहुत पहले मर गया। क्या तुम्हारी कोई बहन? ने कहा नहीं, बहन भी नहीं है। तो तुम्हारी माँ कहाँ है? क्या वो खाना बना रही है?
तो बोले तो तुम इसको कलुआ को, बात में पता चल गया था इस बैल का नाम कलुआ है, तो इस कलुआ को तुम कहाँ ले जा रही हो? बोली मैं अपने चाचा के घर ले जा रही हूँ। तो इनको और मज़ा आ रहा था। बोले तुम्हारे चाचा क्या करेंगे इस बैल से? बोले वो खेत पे हल चलाएंगे। तो जिम कॉर्बेट साहब ने बोला तो ये अकेला बैल कैसे हल चलाएगा? हालांकि कॉर्बेट साहब को सब पता था, लेकिन मस्ती कर रहे थे। अब वो बच्ची ने सोचा कि यार ये अंग्रेज है, इसको थोड़ी पता होगा खेती कैसे होती क्या होती है। तो उसने बताया नहीं नहीं, मेरे चाचा के पास ना एक बैल है, दूसरा एक कलवा हो जाएगा तो दो मिलके खेत जोतेंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा के पास एक ही बैल क्यों है? कह नहीं, मेरे चाचा के पास दो बैल थे ना, एक बैल को कल मार दिया। अब जिम कॉर्बेट साहब सही जगह पहुंच गए, मतलब कल शिकार किया, बैल मारा। तो ये कुछ सोचते हुए इस बच्ची के साथ चलते रहे। तो बच्ची बार बार पीछे मुड़ के इनको देख रही थी, कुछ कहना चाह रही थी, संकोच बस कह नहीं पा रही थी। फिर उससे पूछ ही लिया, आप क्या उस बाघ को मारने के लिए आए हो? मैं बोला हाँ, मैं उस बाघ को मारने के लिए आया हूँ। तो बोली तो फिर उसको छोड़ करके, बाघ को छोड़ के तुम इसको बैल को लेके क्यों चल रहे हो मेरे साथ? बोले मैं चाह रहा हूँ ये कलवा को तुम्हारे चाचा के घर तक छोड़ दूँ पहले। तो ये इतने बात करते करते उसके चाचा के घर में पहुँच गए। तो उस लड़की ने आवाज़ दी अपने चाचा को कि चाचा ये मैं ये बैल को लेकर के आ गई हूँ। तो उससे चाचा ने कहा कि ठीक है, इसको बाहर बांध दे, मैं भी भात खा रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं कर लूँगा फिर बाकी कुछ, और तू घर जा आप सही टाइम में। तो वो बात के अपना एक खूटे से बात के वो चली, और उसके साथ साथ जिम कॉर्बेट भी। अब इस बार जिम कॉर्बेट साहब आगे आगे चल रहे थे, ये बच्ची पीछे पीछे चल रही थी, इन्हीं के बराबर तेज, थोड़ा संकुचित भी थी। तो इन्होंने उससे पूछा कि तुम्हें पता है ये बाघ जो है ये आदमखोर है? बोली हाँ मुझे पता है, इसने ये कुंती के बाबू को खा गया, यानी कि कुंती के पिताजी को खा गया, और बसदा की ईजा को भी खा गया, कोई बच्ची सिंह होगा उसकी माँ को भी मार दिया, और भी कई नाम उसने बताए, कई गांव वालों के बारे में बताया कि जिसको उस बाघ ने मार दिया था। तो इन्होंने उससे पूछा तुम्हें पता है कि ये कहाँ पे तुम्हारे चाचा की बैल को मारा? तो उससे बताया हाँ मुझे पता है। तो उन्होंने पूछा कहाँ, रोड में मारा या कहीं किनारे मारा या कहाँ मारा? क्या? उसने कहा मुझे ये तो नहीं पता है। तो उन्होंने कहा तुम्हें ये कैसे पता है कि इसी बाघ ने मारा है? तो उसने कहा कि मेरे चाचा ने मेरे पिताजी को बताया था कि फलानी फलानी जगह में मारा है। और वो बात करते करते उस जगह में पहुंच गए जहाँ से एक रास्ता नीचे उतरता था मवेशियों के जाने का, कैटल रूट था। तो उसने कहा भाई यहीं से नीचे जाके मारा है। तो इन्होंने कहा ठीक है। फिर ये बच्ची को उसके घर तक छोड़ने के लिए गए, और जब तक बच्ची घर नहीं पहुंच गई उसको देखते रहे। उसके बाद लौट के आए। लौट के आने के बाद में ये उस रास्ते में नीचे उतरे, तो करीब 1-1.5 मील नीचे जा कर के इनको वहाँ पे बहुत सारे जानवरों के खुरों के निशान दिखाई पड़े, भागने के थे जो। और वो समझ गए कि इसी जगह पे इस बैल पर अटैक हुआ होगा, और थोड़ा सा और आगे गए तो उन्हें बैल के घसीटे जाने के निशान दिखाई पड़े। उसी निशानों का पीछा करते करते ये थोड़ा और आगे पहुँचे तो इन्हें एक जगह पे बैल की बॉडी दिख गई। एक बैल जिसको थोड़ा सा खाया गया था वो पड़ा हुआ था। और इन्होंने आसपास जगह नज़र दौड़ाई तो इनको एक पेड़ दिखाई पड़ा बाज का, जिसके चारों तरफ गुलाब जो फ्लावर होता है उसका झाड़ था। तो उनको समझ में आ गया कि मुझे अब इस पेड़ में बैठ के इसको बाघ को मारना है, और अभी दिन में तो ये बाघ आएगा नहीं, बाघ आएगा रात में ही खाने के लिए। तो मैं इतनी देर बद्री शाह जी से मिल लेता हूँ। और बद्री शाह जी का घर वो जो कैटल का जो रूट था आने का, उससे 1 किलोमीटर पास में था ऑर्चार्ड। तो ये वहाँ ऑर्चार्ड में चले गए, और वो बड़े शाह जी बड़े खुश हो गए इनसे मिल करके। अपने गेस्ट हाउस पे ले गए, चाय का ऑर्डर किया, और दोनों बरामदे में बैठ के चाय की चुस्की ले रहे थे और गपशप कर रहे थे। तो इन्होंने पूछा उससे कि यार ये क्या पहचान है, ये बाघिन का क्या है सीन, ये बाघ का क्या क्या है, ये बाघ है बाघिन है क्या है ये? तो बद्री शाह जी ने बताया कि ये तो भाई पता नहीं कि ये बाघ है कि बाघिन है। इतना पता है कि ये दाहिने पंजे से लंगड़ा के चलती है या चलता है ये भी नहीं पता है। लेकिन बड़ी ख़तरनाक पोजीशन है इस टाइम, बहुत ख़तरनाक पोजीशन है इस टाइम यहाँ पे कि अब क्या करूँ मैं, अब आप करिए जो करना है। इतने में उनका जो कुत्ता था वो एक दिशा की तरफ देख के घुर्राने लगा। तो ये एकदम अलर्ट हो गया कि इन्होंने सोचा कि यार बाप तो नहीं है। तो देखा वहाँ पे एक लंगूर जो है उनके सेब के पेड़ को झुका करके उससे सेब के को खाने की कोशिश कर रहा था।
तो शाहजी ने अपनी गन निकाली, एक हल्की गन जो होती है छर्रे वाली, वो निकाली, और जिससे कि आवाज़ हो लेकिन उसको, बंदर को, लंगूर को नुकसान ना हो। उसने लंगूर की तरफ फायर कर दिया और ये कुत्ता भी जो है उसके पीछे दौड़ा। तो कॉर्बेट साहब ने बोला कि भाई अपने इस कुत्ते को जो है वापस बुला लो। नहीं नहीं, इसको भगाने दो लंगूर को, ये रोज का है इनका, ये जाएगा भी आ जाएगा। तो इतने में कुत्ते के क्यों 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 करके रोने की आवाज़ आई और वापस आया। तो हुआ क्या था, लंगूर दौड़ते हुए जा रहा था और एकदम से रुका, घूमा, उसने कुत्ते का कान पकड़ा और जोर से कान के नीचे बजाया उसके, और उस वजह से उसके नाखून जो है उसके कुत्ते के सर पे लग गए, जिससे सर फट गया। वो आया, खैर उसकी जो है इन्होंने मरहम पट्टी वगैरह करी, और उसके बाद में बद्री शाहजी को, तब तक इनके लिए वो गरम गरम पूड़ियाँ भी आ गई थी नाश्ते की, इन्होंने तबीयत से नाश्ता किया। अब आप इस आदमी का सोचिए कितना स्टेमिना होगा, जो सुबह 4 बजे से चल रहा है और अभी तक चल ही रहा है। गाँवों में भी घूम लिया है और मुक्तेश्वर में भी कर लिया है, और उसके बाद में वो जगह भी देख के आ गया है जहाँ पे बाघ ने शिकार किया हुआ है और वो बैल मरा पड़ा हुआ है, और वहाँ से लौट के आके फिर बद्री जी के साथ बैठा हुआ है और फिर बोल रहा है कि चलो अब मैं जा रहा हूँ नीचे बाघ को मारने। तो बद्री और उसने अपने 1-2 साथियों को साथ लिया और थोड़ा मचान बांधने का सामान लिया और बोले चलो चले। अच्छा, इससे पहले बद्री से इन्होंने पूछा कि भाई जो ये तुम्हारे लोकल शिकारी हैं, इनको क्यों नहीं बताया तुमने यहाँ पे बैल पड़ा, यहाँ पे शिकार किया हुआ है। कहा ऐसा है कि मुक्तेश्वर के लोग इनसे हो गए हैं दुखी, ये इनके भरोसे का रह नहीं गया है ये। तो इन्होंने पूछा कि क्यों भाई, ऐसा क्या करते हैं। तो उसने बताया कि भाई ये क्या करते हैं, पहले आसपास का एरिया साफ़ करवा देते हैं, सब झाड़ी वाड़ी कटा देते हैं, और उसके बाद मचान बांधते हैं, फिर उस पर 5-6 लोग बैठ जाते हैं। जिम कॉर्बेट साहब तो हमेशा अकेला ही शिकार करते थे, और वो मुश्किल से उनके ज़्यादातर कम से कम 90%, 80-90% तो उन्होंने बिना मचान के शिकार किया हुआ है। उन्हें तो पेड़ में सो जाने की तक आदत थी। तो जंगल के बहुत ही क्लोज थे, जंगल से उनका बड़ा दिली एक रिश्ता था। तो ये लोग गए दोबारा उस जगह में पहुँचे। तो अच्छा, उस दिन मूनलाइट नहीं थी, मूनलाइट का दिन नहीं था, शाम शाम हो रही थी। तो इन्होंने बताया कि मैं जो है इस पेड़ पे बैठ के उसका इंतज़ार करूँगा, क्योंकि यहाँ से शिकार बिल्कुल नज़दीक है और मुझे मारने में आसानी होगी। तो बद्री शाह जी ने कहा कि भाई ऐसा है कारपेट साहब, देखिए यहाँ पे कोई बढ़िया उपयुक्त लोकेशन है नहीं, और ये पेड़ भी इतना सेफ नहीं है। आप एक काम कीजिए, आज एक दिन रुक जाइए, इसको बाघ कल और कहीं दूसरी जगह शिफ्ट करेगा तो वहाँ पे हम अच्छी लोकेशन देख लेंगे और वहाँ पे इसको मारेंगे। तो जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि अगर कोई और नॉर्मल बाघ होता तो मैं शाहजी की बात मान लेता, लेकिन ये आदमखोर बाघ था, इसलिए मैं नहीं रिस्क लेना चाहता था। तो मैंने इनको भेज दिया और मैं वहीं एक पेड़ में चढ़ के बैठ गया, और मेरी दोनों टांगें नीचे लटकी हुई थी, और मेरी टांगों से ज़मीन की डिस्टेंस 6 फीट रही होगी, और मैं खुद 8 फीट पे रहा हूँगा, और मैं अपनी पोजीशन लेके बैठ गया और इंतज़ार करने लगा अब ये बाघ आएगा। और दोस्तों, आप भी थोड़ा इंतज़ार करो, इस कहानी का अगला हिस्सा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है और रोमांच से भरी हुई है, आपको सुनने में बड़ा आनंद आएगा। तो दोस्तों, जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, उत्तरांचल डायरीज़ को सब्सक्राइब कर दें, अपने लाइक अपने कमेंट्स दे दें, और परमिशन चाहूँगा मैं आप सभी लोगों से कि मुझे इस टाइम आज्ञा दें और मैं इस कहानी का अगला भाग कल आपके सामने लाऊं और आप लोगों को सुनाऊं। इसी उम्मीद के साथ विदा करता हूं कि आप लोग जो उत्तराखंड के निवासी हैं वो उत्तराखंड से जुड़े रहेंगे, गांव आते रहेंगे, अपने इष्ट देव की पूजा करते रहेंगे। हमारे जागृत देवी देवता हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, इनकी कृपा दृष्टि में रहिए, आपका सब भला होगा। तो दोस्तों, जय बद्री विशाल, जय उत्तराखंड, जय भारत माँ।